हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्ताकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम बहुत शानदार टॉपिक करने वाले हैं। योजना के क्वेश्चन पढ़ेंगे, अधिनियम के करेंगे, योजना में आईसीडीएस के भी क्वेश्चन आ जाएंगे, इसके अलावा कंप्यूटर के भी करेंगे। सारे ही फैक्ट इंपॉर्टेंट रिवीजन हम करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में केंद्रीय बाल संरक्षण जो आयोग है उसकी अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में केंद्रीय बाल संरक्षण, इसको मध्य प्रदेश कर लीजिए। प्रियंका कानून को तो केंद्रीय है, जो इसमें ऑप्शन नहीं है। मध्य प्रदेश के हैं द्रविंद्र मौर्य। मध्य प्रदेश बाल संरक्षण आयोग के कौन है? द्रविंद्र मौर्य हैं। 2007 में इसकी स्थापना हुई थी। अधिनियम 2005 का था और 2007 में स्थापना हुई थी। इसमें अध्यक्ष और सचिव सहित 7 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष और सचिव सहित कितने? 7 सदस्य होते हैं। 2 महिलाओं का होना भी इसमें आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन है, समेकित जो बाल विकास सेवा योजना होती है उसके कितने उद्देश्य होते हैं? समेकित जो बाल विकास सेवा परियोजना होती है उसके कितने उद्देश्य हैं? 5 हैं, 4 हैं, 3 हैं या 7 हैं? तो समेकित बाल विकास सेवा योजना के जो उद्देश्य होते हैं, 6 उद्देश्य समेकित बाल विकास सेवा के होते हैं। लेकिन हमने पढ़ी है समेकित बाल विकास योजना। समेकित जो बाल विकास योजना है उसके उद्देश्य होते हैं, समेकित बाल विकास योजना के कितने घटक होते हैं? 6 घटक होते हैं। लेकिन ये है सेवा परियोजना। जो समेकित बाल विकास सेवा परियोजना है उसके 5 घटक होते हैं। समेकित बाल सेवा परियोजनाओं के कितने होते हैं? 5 घटक होते हैं। जबकि जो समेकित बाल विकास योजना होती है, आईसीडीएस होती है, उसके 6 घटक होते हैं। और इसके कितने होते हैं? इसके कितने उद्देश्य होते हैं? इसके 5 उद्देश्य होते हैं। अगला है, किस तिथि को बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है? तो बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है 12 जून को। कब मनाया जाता है? 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। 11 अप्रैल को मातृत्व दिवस मनाया जाता है। 11 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? मातृत्व दिवस मनाया जाता है। अगस्त का जो पहला वीक होता है, अगस्त का जो पहला सप्ताह होता है, उस दिन स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। ठीक है। इसके अलावा जो अक्टूबर का जो मंथ होता है वो संचारी माह मनाया जाता है। उस दिन संचारी माह को मनाया जाता है। इसके अलावा सितंबर का जो मंथ होता है वो पोषण माह होता है। उसको हम न्यूट्रिशन मंथ के रूप में या पोषण माह के रूप में मनाते हैं। और जो मार्च का महीना होता है उसको हम पोषण पखवाड़े के रूप में मनाते हैं। क्या मनाते हैं? पोषण पखवाड़े के रूप में मनाते हैं। ठीक है, इसकी याद रखिएगा। इसके अलावा बाल श्रम एक न्यायाधिकरण मिशन भी बना था 1994 में। कब बना था? 1994 में बना था। बाल श्रम जो अधिनियम आया था वो कब आया है? बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986 में आया है। आज शाम को या कल वीडियो लेके आऊँगी, बाल श्रम नीतियाँ, कानून, जितने भी बाल से संबंधित अनुच्छेद हैं, है ना, वो सारे उसमें उस टॉपिक में अपन करेंगे, क्योंकि वहाँ से 4th चैप्टर में वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है, आंगनवाड़ी केंद्र का जो संचालन अवधि है वर्तमान में कितनी है? मतलब आंगनवाड़ी का जो संचालन होता है लगभग कितने घंटे होता है? तो आंगनवाड़ी केंद्र का जो संचालन होता है वो 4 से 6 घंटे होता है। ये आईसीडीएस की योजना में ये क्वेश्चन आएगा। आंगनवाड़ी केंद्र का संचालन अवधि वर्तमान में कितनी है? 4 से 6 घंटे है। रेडी टू ईट फूड निर्माण किया जाता है। आजकल बच्चों को बना बनाया खाना दिया जाता है, तो उसमें जो कि कब से दिया जाने लगा? 2004-05 से रेडी टू ईट मटेरियल दिया जाने लगा, जिसमें बिल्कुल रुचिकर मेनू के अनुसार दिया जाने लगा। जबकि 2001-02 से क्या किया जाने लगा? पका हुए खाने में खिचड़ी और दलिया दिया जाने लगा था मिड डे मील योजना के अंतर्गत। लेकिन यहाँ बात हो रही है आंगनवाड़ी योजना में। आंगनवाड़ी योजना में जो पका हुआ खाना दिया जाता है, दलिया दे दिया जाता है, खिचड़ी दे दी जाती है, तो इसमें गेहूं का अंश कितना रहता है? तो इसमें गेहूं का अंश 30% रहता है। रेडी टू फूड निर्माण जो आंगनवाड़ी केंद्रों में दिया जाता है उसमें गेहूं का अंश कितना रहता है? 30% गेहूं का अंश रहता है। मिशन शक्ति की उप योजना कौन सी है? तो मिशन शक्ति की 2 उप योजनाएं हैं। एक तो है संबल और दूसरी है सामर्थ्य। ये दोनों ही योजनाएं हैं। मिशन शक्ति, जिसको जुलाई 2022 में लागू कर दिया था, इसमें 2 पार्ट में योजनाओं को बांटकर जितनी भी महिलाओं की योजना है उन सबको इसी में समाहित कर दिया था। संबल जो योजना होती है वो महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करती है। संबल योजना क्या करती है? महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करती है। और सामर्थ्य जो होती है वो सशक्तिकरण करती है, या बोलो तो वित्त का सहायता भी करती है। जैसे कि वन स्टॉप सेंटर संबल योजना में आ जाता है और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना सामर्थ्य योजना में आ जाती है।
मैंने आप लोगों को महिला बाल विकास वाली योजना करवाई थी पूरी मैराथन, उसमें मैंने ये आपको करवाया है, मिस संबल भी करवाया है और सामर्थ्य भी करवाया है। नहीं देखा है तो उसको देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा अगर आपने हमारा बैच लिया होगा तो ये सारे एमसीक्यू आपको मिल गए होंगे, तो इनको बहुत अच्छे से लगा लेना। और जो लोग भी अभी न्यू जुड़े हैं, पीएससी के कारण अभी तैयारी नहीं कर पाए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो वो हमारे बैच ले सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है इन 7-8 दिनों में, हर टॉपिक के आपको एमसीक्यू लगाना है, आपको एमसीक्यू नहीं मिल रहे हैं हर टॉपिक वाइज, तो आप हमारा एमसीक्यू टॉपिक वाला बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर हर टॉपिक के एमसीक्यू आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा हमारे टेस्ट भी बहुत शानदार हो रहे हैं, हमारे यहाँ रोज़ टेस्ट होते हैं। सबसे अच्छी बात है, रोज़ टेस्ट होता है, रोज़ टारगेट दिया जाता है, तो स्टूडेंट चाहते हुए भी, नहीं चाहना उनको आज करना भी नहीं है तो भी टेस्ट के कारण करते हैं। कल हमारे यहाँ पूरा फर्स्ट जो भाग है न्यूट्रिशन का, उसके लगभग 600 प्रश्नों का टेस्ट हुआ है। और आज जो होना है, जो उसमें पाचन तंत्र होना है, खाद्य सुरक्षा अधिनियम होना है ना, उसके अलावा जो ग्रंथि हार्मोन है उनका टेस्ट होना है, जिनको हमने ट्रिक द्वारा याद करवा दिया है, और अब उसको टेस्ट कर देके उसका रिवीजन भी हो जाएगा। तो आप भी इसी प्रकार टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे टेस्ट ग्रुप में जुड़ सकते हैं। टेस्ट ग्रुप का हमारा चार्ज है 199, जहां आपको केवल टेस्ट देने मिलेगा जब तक एग्ज़ाम चलेगा। एग्ज़ाम चाहे 1 महीना चले, 2 महीने चले, तब तक आप जुड़े रहोगे, टेस्ट देते रहोगे। इसके अलावा अगर आप हमारा एमसीक्यू बैच लेना चाहते हो, आपको अकेले हर टॉपिक के सारा टॉपिक एमसीक्यू लेना है, तो आपको 399 मिल जाएगा हर टॉपिक के। अधिनियम के इसमें करीब 2000 प्लस एमसीक्यू हैं, योजनाओं के करीब 2000 प्लस एमसीक्यू हैं, सारे टॉपिक वाइज एमसीक्यू इसमें कवर किए गए हैं। इसके अलावा विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हो, बाल विकास हो, सबके हमने इसमें क्वेश्चन कवर किए हैं, तो आप ये सारा ही ले सकते हैं 399 में। और एक हमारा जो अभी मैंने निर्णायक बैच है, जो हमारा 499 वाला, उसमें आपको ट्रिक वीडियो भी मिलेंगी हर टॉपिक की। कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो आप वहाँ पे ट्रिक द्वारा उसको याद कर सकते हैं, ट्रिक से आपको मिल जाएगा। तो जो भी लेना चाहता है मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, व्हाट्सएप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। इसके अलावा आप यहाँ से भी ले सकते हो 6260190944। इस प्रकार की जैसे प्रैक्टिस सेट करा रही हूँ, ये भी प्रैक्टिस सेट आपको वहीं पर मिलेंगे। रेडी टू फूड निर्माण में शक्कर का अंश कितना होता है? अभी हमने पढ़ा गेहूं का अंश 30% होता है, ऐसे ही जो शक्कर का अंश होता है वो 27% होता है। शक्कर का रेडी टू फूड निर्माण जो होता है उसमें शक्कर का अंश कितना होता है? 27% होता है। और गेहूं का अंश कितना होता है? 30% होता है। दोनों याद रखना, क्योंकि ये आंगनवाड़ी से संबंधित है, तो ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी पूछा जा सकता है और जो सीधी भर्ती वाले हैं उनको भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो रेडी टू ईट फूड निर्माण में शक्कर का अंश कितना होता है? 27% होता है शक्कर का अंश, और 30% होता है गेहूं का अंश। सूक्ष्म पोषक तत्व क्या होते हैं? सूक्ष्म पोषक तत्व वो होते हैं जिनकी हमारे शरीर में बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है, तो ये जल में भी विलय होते हैं और ये वर्षा में भी विलय होते हैं, तो उपरोक्त दोनों इसका आंसर हो जाएगा। सूक्ष्म पोषक तत्व ये दोनों ही कहलाते हैं। अगला है, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो 65 वर्ष की आयु तक कितने कार्यकाल तक कार्य कर सकता है? 2 कार्यकाल तक ये काम कर सकता है। इनका कार्यकाल 65 वर्ष होता है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का। तो इनके जो अध्यक्ष होते हैं वो एक बार नियुक्त हो गए तो वो कितने बार और नियुक्त होकर काम कर सकते हैं? तो वो 2 बार और नियुक्त होकर काम कर सकते हैं। मतलब उनका कार्यकाल कितना रहता है? 2 बार। 65 वर्ष की उम्र के मतलब तक, 65 वर्ष से पहले, जैसे कि उनका रिटायरमेंट 43 में हो रहा हो तो वो तो एक बार और कर सकते हैं। तो 65 साल से पहले वो लगातार 2 बार भी काम कर सकते हैं। देश भर में लागू की गई योजना राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना का प्रचालन केंद्रीय स्तर पर कौन सा मंत्रालय करता है? सामाजिक और न्याय अधिकारिता मंत्रालय करता है। जो जितनी भी राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन परियोजनाएं चलती हैं उनका कौन करता है, उनका संचालन कौन करता है? उनका जो संचालन है वो करता है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय करता है। अगला है, एनएनएमबी का पूरा नाम क्या होता है? एनएनएमबी का पूरा नाम होता है नेशनल न्यूट्रिशन मॉनिटरिंग ब्यूरो। जितने भी न्यूट्रिशन होती है, न्यूट्रिशन संबंधी चीज़ों का ये आकलन करता है। तो एनएनएमबी का पूरा नाम क्या होता है? नेशनल न्यूट्रिशन मॉनिटरिंग ब्यूरो इसका फुल फॉर्म होता है। बाल विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? बाल विकास की 4 व्यवस्थाएं होती हैं। सबसे पहली कौन सी होती है? सबसे पहली होती है शैशवावस्था। सबसे पहली कौन सी होती है? शैशवावस्था होती है। फिर होती है पूर्व बाल अवस्था,
फिर होती है उत्तर बाल अवस्था, और फिर क्या होती है किशोर अवस्था। फिर क्या होती है किशोर अवस्था। इस प्रकार से 4 भागों में बांटा है, और अलग अलग वैज्ञानिकों ने उनको अलग अलग भागों में भी बांटा है। राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम की कौन सी धारा संयुक्त राज्य खाद्य आयोग का वर्णन करती है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब पारित हो गया था? 10 सितंबर 2013 को ये लागू हो गया था। 10 सितंबर 2013 को लागू हो गया था, और 2 सितंबर 2013 को इसको राज्यसभा ने अनुमति दे दी थी, और 26 अगस्त 2013 को लोकसभा ने इसकी स्वीकृति दे दी थी। और ये जो अध्यादेश लाया गया था ये 2011 में लाया गया था। ठीक है, अब ये तो मैंने इसकी डेट बता दी। इसमें आपको 45 धाराएं हैं। कितनी धाराएं हैं? 45 धाराएं इसमें है, याद रखिएगा। अब ये बोल रहे हैं कि संयुक्त राज्य खाद्य आयोग। संयुक्त राज्य खाद्य आयोग वो होता है, किसी जिले में अगर कोई जिला बड़ा है, पूरी पूर्ति नहीं हो पा रही है, तो राज्य सरकार एक जिले में 2 या 2 से अधिक खाद्य आयोग बना सकती है, या 2 या 2 से अधिक खाद्य आयोग को मिलाकर संयुक्त खाद्य आयोग बना सकती है। ये इसका वर्णन किस धारा में किया गया है? इसका वर्णन धारा 19 में किया गया है। ठीक है, धारा 16 क्या कहती है? धारा 16 राज्य खाद्य आयोग की बात करती है। मध्य प्रदेश का खाद्य आयोग खाद्य सुरक्षा अधिनियम की किस धारा में बना है? धारा 16 में बना है। धारा 14 आंतरिक समिति की बात करती है, जो निपटारा करने के लिए जो आंतरिक समिति बनती है वो धारा 14 वर्णन करती है। और धारा 15 वर्णन किसका करती है? जिला समिति का करती है। धारा 15 किसका करती है? जिला संरक्षण समिति का वर्णन करती है। धारा 14 आंतरिक समिति का वर्णन करती है। धारा 16 राज्य खाद्य आयोग का वर्णन करती है, और धारा 19 किसका करती है? संयुक्त राज्य खाद्य आयोग का वर्णन करती है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आज हमारे ग्रुप में इसी का ही टेस्ट है। पूरी धाराओं को मैंने बहुत शानदार ट्रिक से याद करवाया है, जो लोग भी देख रहे हो अच्छे से सारे कर लीजिएगा। पोषण अभियान जो होता है उसके टोटल कितने घटक हैं? पोषण अभियान के 8 घटक होते हैं। पोषण अभियान कब आया था? पोषण जो योजना आया था, पोषण जो मिशन आया था वो 2018 से चल रहा है, पोषण मिशन। इसके अलावा जो राष्ट्रीय पोषण मिशन राष्ट्रीय आयुष मिशन जो गठित हुआ था, राष्ट्रीय आयुष मिशन 2014 में गठित हुआ था, और आयुष डिजिटल मिशन आया था 2021 में। यहाँ बात हो रही है पोषण अभियान की, पोषण मिशन की। इसमें कितने घटक हैं? इसमें 8 घटक हैं। कौन कौन से 8 घटक हैं? तो पोषण, शिक्षा और जागरूकता, पोषण सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं, स्वच्छता और जल सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण, वित्तीय समावेश, समन्वित निगरानी और मूल्यांकन। ये 8 जो हैं वो पोषण सेवा योजना के घटक वर्तमान में हैं। जननी शिशु सुरक्षा योजना कब आरंभ हुई थी? जननी और शिशु को सुरक्षा प्रदान करने के लिए 6 महीने तक इसमें बच्चे की जो सेवाएं जो होती हैं, देख रेख होती है, हॉस्पिटल की सुविधा होती है, वो मुफ्त दी जाती है। कब आरंभ हुई? जून 2011 में यह आरंभ हुई थी। कब आरंभ हुई है? जून 2011 में आरंभ हुई थी। जननी शिशु सुरक्षा योजना है। जननी सुरक्षा योजना कब आरंभ हुई थी? 2005 में आरंभ हुई थी। और जननी शिशु सुरक्षा योजना कब आरंभ हुई थी? 2011 में आरंभ हुई थी। आंगनवाड़ी केंद्र संचालन प्रारंभ करने की प्रक्रिया का पहला चरण क्या है? पहले चरण में उसका सर्वेक्षण किया जाता है। आंगनवाड़ी केंद्र जो संचालन किया जाता है, आंगनवाड़ी केंद्रों का जो संचालन होता है उसका पहला चरण क्या होता है? सबसे पहले क्या किया जाता है? सबसे पहले उसका सर्वेक्षण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 0 से 6 महीने के बच्चे को ICMR के अनुसार कितने माइक्रोग्राम आयोडीन की मात्रा होती है? कितने? 0 से 6 महीने के बच्चे को 0 से 6 महीने के बच्चे को 100 माइक्रोग्राम आयोडीन की आवश्यकता होती है। कितनी? 100 माइक्रोग्राम आयोडीन की आवश्यकता होती है 0 से 6 महीने के बच्चे को। बात करें अगर हम एक सामान्य पुरुष की, तो सामान्य पुरुष को कितना चाहिए है? 150 माइक्रोग्राम। बात करें हम एक सामान्य महिला की, तो सामान्य महिला को कितना चाहिए? 150 माइक्रोग्राम। बात करें हम गर्भवती महिला की, तो गर्भवती महिला को 100 एक्स्ट्रा चाहिए, मतलब 250। बात करें हम लैक्टेटिंग मदर की, तो उनको चाहिए 130 ज़्यादा, तो कितना हो जाएगा? 280 माइक्रोग्राम। तो इस प्रकार से ये मात्रा होती है। और 0 से 6 महीने के बच्चे को कितना चाहिए है? 100 माइक्रोग्राम चाहिए है। आंगनवाड़ी केंद्रों में शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा का आयोजन कम से कम कितने समय तक किया जाता है? कम से कम 4 घंटे तक किया जाता है। कितने घंटे तक किया जाता है? 4 घंटे तक किया जाता है। आंगनवाड़ी केंद्रों में जो अनौपचारिक शिक्षा होती है उसका आयोजन कितने घंटे किया जाता है? तो उसका आयोजन 4 घंटे तक किया जाता है। याद रखिएगा, कितने घंटे तक किया जाता है? 4 घंटे तक किया जाता है आंगनवाड़ी केंद्रों में जो अनौपचारिक शिक्षा होता है उसका आयोजन। प्रति आंगनवाड़ी केंद्र में
ECCE दिवस। ECCE क्या होता है? ECCE का मैंने एक वीडियो ही बनाया है। इसको हम बोलते हैं अर्ली केयर एंड चाइल्ड एजुकेशन। अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन इसको हम बोलते हैं, है ना। स्कूल पूर्व देखभाल एंड शिक्षा, स्कूल पूर्व देखभाल और शिक्षा, ये 2013 में आई थी ये ECCE नीति, है ना। 8 वर्ष तक के बच्चों को ये कवर करती है, 3 से 8 साल तक के बच्चों को ये कवर करती है। इसमें कितना रुपए अनुदान दिया जाता है आंगनवाड़ी को? इसमें आंगनवाड़ी को 1000 रुपये का अनुदान दिया जाता है। इसमें आंगनवाड़ी को कितने रुपए का अनुदान दिया जाता है? 1000 रुपये का अनुदान इसके अंतर्गत दिया जाता है। ठीक है, याद रखना। इसका पूरा वीडियो बनाया है, नहीं देखा हो तो उस वीडियो को देख लेना। मैंने जितने भी वीडियो बनाए हैं सब बहुत इम्पोर्टेंट बनाए हैं। ऐसे वीडियो हैं जहाँ से प्रश्न आना ही आना है। अगला है 7 माह से 12 माह तक के बच्चे को कितने बार पूरक आहार देना चाहिए? 6 माह के बाद पूरक आहार देना हम स्टार्ट कर देते हैं। 7 महीने से 12 महीने के बच्चे को कितने बार पूरक आहार देना चाहिए 6 माह में? 3 से 4 बार। 7 महीने से 12 महीने के बच्चे को दिन में कितने बार पूरक आहार देना चाहिए? 3 से 6 बार पूरक आहार देना चाहिए। कितना? 3 से 6 माह। किसको? 6 माह से 12 माह के बच्चे को। अगला है, भारत में जो दहेज निषेध अधिनियम पारित हुआ था वो किस वर्ष पारित हुआ था? 1961 में पारित हुआ था। देखो ये तो सबको याद है। किस डेट को पारित हुआ था? 1 जुलाई 1961 को। इसको पता हूँ कैसे याद रख सकते हो कि देखो लाई मतलब दहेज लाई, बहू दहेज लाई, तो जुलाई में आया था, ये याद रखना। ठीक है, इसमें सजा भी याद रखना। इसमें जो आरोपी होता है, जो दहेज मांगता है या दहेज देता है, दोनों को ही 5 वर्ष की कैद और 15,000 रुपये का जो दहेज मूल्य जो भी है, देखो वो सारा इसमें दिया जाता है। याद रखिएगा। कब पारित हुआ था? 1 जुलाई 1961 को ये पारित हुआ था। खाद्य पदार्थ जो आता है वो किस सूची का विषय होता है? खाद्य पदार्थ केंद्र और राज्य दोनों ही सूची का विषय होता है, तो इसको हम समवर्ती सूची का विषय बोलते हैं। संविधान में अलग अलग सूचियां बांट दी हैं, अलग अलग विषयों को बांट दिया है। कुछ केंद्र को बांट दिए हैं, कुछ राज्य को बांट दिए हैं, कुछ दोनों को बांटे हैं, तो वो समवर्ती सूची कहलाती है। तो ये खाद्य पदार्थ किस सूची का विषय है? खाद्य पदार्थ जो है वो समवर्ती सूची का विषय है। किसका है? समवर्ती सूची का विषय है खाद्य पदार्थ। अगला है, RTI जो अधिनियम आया था वो कब आया था? RTI अधिनियम 2005 में आया था। सूचना का अधिकार अधिनियम है ये। हर व्यक्ति को हर चीज़ जानने का अधिकार है। ये लागू कब हुआ था? 12 अक्टूबर 2005 को ये लागू हो गया था। RTI अधिनियम कब लागू हुआ गया था? 12 अक्टूबर 2005 को RTI अधिनियम लागू हो गया था। अगला है, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में कितने अध्याय और कितनी धाराएं हैं? घरेलू हिंसा अधिनियम में कितने अध्याय और कितनी धाराएं हैं? तो इसमें 5 अध्याय और 37 धाराएं। देखो ये हुआ एक खाद्य सुरक्षा अधिनियम हुआ। ये ऐसे अधिनियम है जहाँ से आपको प्रश्न आना ही है। मतलब इन अधिनियम से हर शिफ्ट में 1 या 2 क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, इसलिए आपको इसको बहुत अच्छे से कर लेना है। महिलाओं को घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत सुरक्षा प्रदान करना, उन्हें हर प्रकार की हिंसा से सुरक्षा प्रदान करना, चाहे वो आर्थिक हिंसा हो, चाहे मानसिक हिंसा हो, है ना, चाहे शारीरिक हिंसा हो, सारे प्रकार की जो चीज़ें हैं उन पर ध्यान, हर प्रकार की हिंसा इसके अंतर्गत आ जाती है। इसके लिए 3 महीने से लेकर घरेलू हिंसा में 3 महीने से लेकर 3 साल तक की सज़ा और जेल का जुर्माना है। 3 महीने से 3 साल तक की सज़ा और जुर्माने का अगर दिया गया है, यदि कोई व्यक्ति मजिस्ट्रेट के आदेश का पालन नहीं करता है तो उसे 1 साल की सज़ा दे दी जाती है और 20,000 का जुर्माना दिया जाता है ना। इसके अलावा अगर कोई घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला का बलात्कार करता है, घरेलू हिंसा के द्वारा बलात्कार करता है या उसको ज़बरदस्ती उसको चोट पहुंचाता है, तो ऐसे व्यक्ति को IPC के दंड के आधार पर उसको दंड दिया जाता है। इसके अलावा उनको वित्तीय सहायता भी दी जाती है। जो उनके साथ गलत हुआ है, जिन महिलाओं के साथ, उनको वित्तीय सहायता भी इसके अंतर्गत दी जाती है। ये पढ़ लो, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 भारत की संसद द्वारा 13 सितंबर 2005 को स्वीकृत किया गया था। कब किया गया था? याद रखना, 13
सितंबर 2005 को स्वीकृत कर लिया था और 26 अक्टूबर 2006 को लागू हो गया था। मतलब लागू कब हुआ था? 26 अक्टूबर 2006 को, और आया कब था? 13 सितंबर 2005 को इस अध्यादेश को लाया गया था। इसमें घरेलू बहिष्कार करता है कोई व्यक्ति और आदेश का उल्लंघन करता है तो 2 साल तक की सज़ा होती है, और वैसे 3 महीने से 2 साल तक की सज़ा इसमें हो सकती है। ठीक है, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 महीने से लेकर 3 साल तक की सज़ा हो सकती है, और अगर आदेश का उल्लंघन करता है तो जेल भी बढ़ा सकते हैं और 20,000 रुपये जुर्माना अलग लगा सकते हैं। नवजात शिशु में नाड़ी की दर कितनी होती है प्रति मिनट? देखो, प्रति मिनट नवजात शिशु की नाड़ी की दर होती है 150, मतलब 120 120 से 140 प्रति मिनट होती है। यहाँ ऑप्शन एक्यूरेट 150 दिख रहा है तो 150 आ जाएगा, है ना। तो कितनी होती है? 120 150 लगभग होती है, और या 120 से 140 होती है। एक बार पढ़ लो, नवजात शिशु की नाड़ी दर 130 से 140 बीट प्रति मिनट होती है, जबकि वयस्कों की कितनी होती है? 60 से 100 होती है। वयस्कों की कितनी होती है? 60 से 100 होती है। नाड़ी का मतलब क्या होता है? हृदय की धड़कन, हृदय का हमारा कैसे कंपन कर रहा है उसको बोलते हैं। जन्म से पहले अगर भ्रूण की बात करते हैं, नवजात नहीं होता, जब पेट में ही होता है, तो हार्ट बीट और ज़्यादा होती है, 140 से 150 होती है। जैसे ही वो बाहर आ जाता है 28 दिन तक, उसकी कितनी हो जाती है? 130 से 140 हो जाती है। और जब वो बच्चा होता है, बालक 6 से 15 साल का, तब उसकी 70 से 100 बीट रहती है। और वयस्क की कितनी होती है? 60 से 100 बीट वयस्क की रहती है। अगला है, यदि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बड़े अक्षरों में लिए लिखे शब्द को छोटे अक्षरों में बदलना चाहते हैं, मतलब कैपिटल जो अक्षर हैं उसको किस में बदलना चाहते हैं? स्मॉल में बदलना चाहते हैं, तो आप किसका प्रयोग करेंगे? तो आप शिफ्ट प्लस F3 का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? कौन सी कुंजी दबाएंगे आप? शिफ्ट प्लस F3 कुंजी आप दबाएंगे। और ये है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ऐसा क्वेश्चन है जो मतलब आपको आएगा ही आएगा। एक ना एक शिफ्ट में आप इस क्वेश्चन को देख ही लोगे, ये मेरी गारंटी है। ये क्वेश्चन ही मैंने ऐसा डाला है यहाँ पे कंप्यूटर के, मैं वही क्वेश्चन करा रही हूँ जो एक कंप्यूटर का मैराथन लेके आऊँगी करीब 150 प्रश्नों का, उनको बिल्कुल मत भूलना, उनसे तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो यदि आपको बड़े अक्षरों को छोटा करना है तो किसका प्रयोग करोगे? याद रखना, शिफ्ट प्लस F3 का प्रयोग आप करोगे। अगला है, रूबेला का टीका लगने के बाद एक महिला कब तक गर्भधारण नहीं कर सकती? नहीं करना चाहिए। रूबेला गर्भावस्था में निषिद्ध होता है। रूबेला का टीका लगने के बाद एक महिला को 3 महीने तक गर्भधारण नहीं करना चाहिए। कब तक नहीं करना चाहिए गर्भधारण? 3 महीने तक गर्भधारण नहीं करना चाहिए। अगला है, MS वर्ड में सेव डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए एक कार्यात्मक कुंजी कौन सी है? सेव डायलॉग बॉक्स अगर प्रदर्शित करना है तो F12 कुंजी को दबाना होगा। F12 कुंजी को दबा के सेव डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। कौन सा? F कुंजी को अगर हम दबाएंगे तो सेव डायलॉग बॉक्स खुल जाता है, याद रखिएगा। तो MS वर्ड में कौन सी कुंजी दबाकर सेव डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होता है? F12। कौन सी? F12 दबाकर जो है सेव डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। अगला है, कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट सामान्यतः विंडोज़ OS में किसी फाइल या फोल्डर का नाम बदलने के लिए उपयोग किया जाता है? F2 का उपयोग किया जाता है। किसका? F2 का उपयोग किया जाता है नाम बदलने के लिए। F2 का उपयोग किया जाता है नाम बदलने के लिए। सेव करने के लिए किसका किया जाता है? F12 का सेव करने के लिए किया जाता है, और F2 का नाम बदलने के लिए किया जाता है। कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को समाप्त करने के लिए किया जाता है? तो कौन शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को समाप्त करने करते हैं? ESC कुंजी का उपयोग। एक बड़ा सा आपको कंप्यूटर पे एक दिख जाता है, उसमें उसको ही उसी बटन को अगर हम प्रेस करते हैं तो पावर पॉइंट पे अगर कोई प्रेजेंटेशन बन रही हो तो वो समाप्त हो जाती है। तो किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को समाप्त करने के लिए किया जाता है? ESC कुंजी का उपयोग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को समाप्त करने के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एड्स अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? एड्स अनुसंधान संस्थान पुणे में है। एड्स अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? पुणे में है। मुंबई में क्या है? मुंबई में श्रवण बाधित लोगों का संस्थान है। मुंबई में श्रवण बाधित संस्थान है। इसके अलावा प्रजनन संस्थान भी मुंबई में है।
कोलकाता में क्या है, कोलकाता में हड्डियों के जो बाधित विकलांग हैं उनका संस्थान कलकत्ता में है। हड्डियों से बाधित लोगों का संस्थान कहाँ है, कलकत्ता में है। मुंबई में क्या है, मुंबई में श्रवण बाधितों का संस्थान है। इसके बाद प्रजनन संस्थान भी मुंबई में है, प्रजनन संस्थान भी मुंबई में है। इसके अलावा जो कोविड शील्ड बनी थी सीरम इंस्टीट्यूट में, वो पुणे में है। पुणे में क्या है, सीरम इंस्टीट्यूट है। पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर कोविड वैक्सीन बनी थी। अगला है टी लिम्फोसाइट में टी अक्षर क्या होता है। टी लिम्फोसाइट में टी अक्षर जो होता है वो थ्रोम्बिन होता, थाइमस होता है। क्या होता है टी लिम्फोसाइट में, टी अक्षर थाइमस होता है। ये लिम्फोसाइट होती है, दो प्रकार की होती हैं, एक बी लिम्फोसाइट होती है और टी लिम्फोसाइट होती है। शरीर में हमारी प्रतिरक्षा काम करती हैं, रोगों से लड़ने में हमारी मदद करती हैं। जो बी लिम्फोसाइट होती हैं ये वायरस या बैक्टीरिया के आक्रमण से हमें बचाती हैं। कहाँ में किससे बचाती हैं, वायरस या बैक्टीरिया के आक्रमण से हमें बचाती हैं। जबकि जो टी लिम्फोसाइट होती हैं ये थाइमस में पाई जाती हैं और ये विदेशी तत्वों से हमारी रक्षा करती हैं। कोई बाहरी विदेशी तत्व आया है जिसकी हमारे शरीर में कोई पहचान नहीं है, उनसे हमारी रक्षा करती हैं टी लिम्फोसाइट। ठीक है, अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, सबसे बड़ी WBC कौन सी है, सबसे बड़ी WBC कौन सी है। सारे लोग इसका आंसर दीजिएगा, सबसे बड़ी WBC कौन सी। सारे लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा सबसे बड़ी WBC कौन सी है। देखो ये इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है, शॉर्टकट की हर एग्जाम में दो आना ही है, हर शिफ्ट में। कंट्रोल प्लस एम का मतलब क्या होता है, कंट्रोल प्लस एम का मतलब होता है पैराग्राम को इंडेंट करना, मतलब पैराग्राम को कहीं जगह पे एक जगह पे स्थिर करना। कंट्रोल प्लस एम का मतलब, बी से मतलब समझ जाओगे बोल्ड करना। डी का मतलब यहाँ पे फॉन्ट होता है, डी का मतलब क्या होता है, फॉन्ट विकल्प के लिए डी का उपयोग करते हैं। अल्टर प्लस एफ का मतलब होता है, अल्टर अगर है तो वर्तमान प्रोग्राम आ रहा है, अल्टर अगर होता है तो इसका मतलब क्या है, वर्तमान में ही कोई काम कर रहे हैं, जिस चीज़ पे वर्तमान में काम कर रहे हैं उसका विकल्प। तो अल्टर प्लस एफ क्या होता है, वर्तमान प्रोग्राम में फाइल मेनू विकल्प। अल्टर प्लस ई क्या आता है, वर्तमान प्रोग्राम में विकल्प। ठीक है, अल्टर आ रहा है तो वर्तमान ही होगा। F1 का क्या होता है, हेल्प बोलते हैं, या सार्वभौमिक सहायता या हेल्प बोलते हैं। कंट्रोल प्लस ए का मतलब क्या होता है, ऑल सिलेक्ट, मतलब सभी को चयन करना, सभी को सिलेक्ट करना। कंट्रोल प्लस एक्स का मतलब होता है, ये एक्स से कैंची जैसे और काट दो, एक्स का मतलब क्या होता है, कट। कंट्रोल प्लस डी का मतलब भी होता है चयनित आइटम को काटें। कंट्रोल प्लस सी का मतलब होता है कॉपी बनाना। ठीक है, कंट्रोल प्लस इंस का मतलब भी होता है कॉपी, याद रखना। कंट्रोल प्लस INS है, उसका मतलब भी क्या होगा, कॉपी बनाना होगा। कंट्रोल प्लस INS का मतलब भी कॉपी बनाना होगा। कंट्रोल V प्लस V का मतलब क्या होता है, पेस्ट करना। शिफ्ट प्लस INS का होता है चयनित आइटम को चिपकाएं। देखो कंट्रोल के साथ अगर INS है तो उसका मतलब प्रतिलिपि बनाना है, और शिफ्ट के साथ अगर INS है तो उसका मतलब उसको चिपकाना है। होम क्या होता है, उपयोगकर्ता को वर्तमान पंक्ति के आरंभ में ले जाता है, जो पंक्ति होती है ना उसको सबसे आरंभ में ले जाती है होम कुंजी। कंट्रोल प्लस, देखो पंक्ति के आरंभ में ले जाती, केवल अकेले होम अगर दबाया है तो जैसे ये पंक्ति दिख रही है और अपन ने होम की दबा दी तो अपन यहाँ पे आ जाएंगे, शिफ्ट पे आ जाएंगे। भले ही अपन यहाँ चिपकाए पे खड़े हो लेकिन अपन कहाँ आ जाएंगे, शिफ्ट पे। लेकिन कंट्रोल प्लस होम दबाएंगे तो दस्तावेज को, डॉक्यूमेंट के आरंभ में पहुँच जाएंगे, है ना। इसके अलावा एंड अगर हम दबाएंगे तो वर्तमान पंक्ति के अगर यहाँ पे होंगे तो यहाँ पर पहुँच जाएंगे, एंड में पहुँच जाएंगे। कंट्रोल प्लस एंड से किसी दस्तावेज के अंत पे जाएंगे। बात करते हैं शिफ्ट प्लस होम की, तो वर्तमान स्थिति से पंक्ति के आरंभ तक हाईलाइट करेंगे। मतलब शिफ्ट प्लस होम क्या है, वर्तमान स्थिति जो हो यहाँ पर चल रही है तो पहली स्थिति से हम लास्ट तक जो स्थिति उसको क्या कर देंगे, हम हाईलाइट कर देंगे, तो उसको हम बोलेंगे शिफ्ट प्लस होम, वर्तमान स्थिति से पंक्ति के आरंभ तक हाईलाइट करने को। शिफ्ट प्लस एंड क्या होता है, वर्तमान स्थिति से पंक्ति के अंत तक हाईलाइट करने को। शिफ्ट प्लस होम वर्तमान स्थिति से पंक्ति के आरंभ तक हाईलाइट करना, और शिफ्ट प्लस एंड वर्तमान स्थिति की पंक्ति के अंत तक हाईलाइट करना। कंट्रोल प्लस अगर बायां तीर है तो एक समय में एक शब्द को बाईं ओर ले जाना, एक शब्द को बाईं ओर ले जाना, बाईं ओर ले जाना, यहाँ से यहाँ ले जाना तो बाईं ओर, दायां दाईं तरफ ले जाना तो दायां कर्सर दबाएंगे। ठीक है,
फ्रेंड ये हमारा एक बैच दी है, ये पूरी जानकारी देख लीजिए। इसमें आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यू और टेस्ट सीरीज मिलेगी। एमसीक्यू बैच में रोज टेस्ट होते हैं, टॉपिक वाइज आप टेस्ट दे पाएंगे। जितना ये अंतिम 6 दिन है ना, जो बचे हुए 7 दिन है वो ही निर्णायक दिन है। इसमें आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। तो आप हमारे इस बैच के द्वारा प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपको टेस्ट भी मिलेगा, आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यू भी मिलेंगे। इसके अलावा एक हमारा 499 वाला बैच है, इसमें आपको ट्रिक के साथ वीडियो भी मिलेंगे। आप केवल वीडियो पर भी अकेले भी सुन लिया, आपने कुछ भी नहीं लगाया तो भी आप एग्जाम में जाके आंसर लगा आएंगे। मैंने इतने शानदार ट्रिकी वीडियो बनाए हुए हैं। थ्योरी प्लस एमसीक्यू सारे टॉपिक के मिल जाएंगे, डेली टेस्ट मिलेंगे। इसके अलावा केवल अकेले आपको हमारा टेस्ट बैच लेना है, आपकी तैयारी हो गई, आप चाह रहे हैं कि हर तरह के क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर पाएँ, तो आप हमारे 199 में केवल टेस्ट बैच भी ले सकते हैं। सब कुछ ये सारे बैच मिलेंगे। पूरे एमसीक्यू अगर आपको लेना है तो हम क्या करेंगे, आपको टेलीग्राम से ऐड कर देंगे, वहाँ सारे एमसीक्यू डले हुए हैं, वहाँ आप पढ़ सकते हैं। इस प्रकार अधिनियम की आपको ई बुक मिलेगी जिस तरह की आपको दिख रही है। सो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो। आशा है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।